नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 8 मई 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। बिल्कुल सही बात है। लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क के साथ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत परिश्रम भी ज़रूरी है, हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ज़रूरी है, तभी जाके सक्सेस मिलता है। ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे तो ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दोहा डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दोहा डायमंड लीग जो है, इसका जो खिताब है वो नीरज चोपड़ा जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये क्या है, दोहा डायमंड लीग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोहा डायमंड लीग जो है ये जेवेलियन थ्रो, जो जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा है, भाला फेंक, वो डायमंड लीग अभी जीते हैं। इसका जो है 5 मई को ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने दोहा सीजन में ओलंपिक चरण में आसान जीत के साथ डायमंड लीग खिताब का जीत के साथ शुरुआत किया है। दिसंबर 2022 में 25 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड 2022 में डायमंड लीग का फाइनल का ट्रॉफी भी जीता था 2022 में। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने अपने प्रयास में 88.67 मीटर जो विश्व अग्रणी थ्रो फेंका था, वो उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रयास था। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए चेक गणराज्य के वाइलेंज दूसरे स्थान पर है और ग्रेनाडा के पीटर्स तीसरे स्थान पर है इसी चैंपियनशिप में। ठीक है, डायमंड लीग में इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड वर्ल्ड लीग भी हासिल किया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोहा डायमंड लीग के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, यह कतर में सुहैम बिन हमाद स्टेडियम में आयोजित एक वार्षिक एक द्विवार्षीय ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह डायमंड लीग का हिस्सा है जो खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक सर्किट है। इसे याद कर लीजिएगा। डायमंड लीग की श्रृंखला से पहले चरण में आमतौर पर यह मई के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, दोहा डायमंड लीग का आयोजन पहली बार 1997 में किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम था, ये दोहा ग्रैंड प्रिक्स के नाम से पहले जाना जाता था। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1997 में दोहा दोहा ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जस्टिस पी कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस हिमा कोहली, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस टी नटराजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके प्रशासक के रूप में अभी जस्टिस पी कृष्णा भट्ट को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इनका जो नियुक्ति है वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के द्वारा किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में जस्टिस पी कृष्ण कुमार भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस पी कृष्ण भट्ट को दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया है। जस्टिस पी कृष्ण भट्ट कर्नाटक जो उच्च न्यायालय है उसके पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसे याद कर लीजिएगा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक तब तक काम करेगा जब तक नवनिर्वाचित निकाय बीएफआई का कार्यभार नहीं संभाल लेता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, इसके वजह से इनको अभी अपॉइंटमेंट मिला है। आदेश पारित करने वाले न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने प्रशासक के राष्ट्रीय खेल संहिता और अनुसार चुनाव प्रक्रिया का निष्कर्षण सुनिश्चित करने को कहा है। और फरवरी में 21 याचिकाकर्ताओं ने अति तकनीकी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव लड़ने वाले दलों के नामांकन की अस्वीकृति के खिलाफ उच्च न्यायालय में शिकायत दाखिल की थी। मतलब इलेक्शन पहले हो चुका था, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी के वजह से इसका जो उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज किया गया था, जिसके वजह से इसको रद्द कर दिया गया। न्यायमूर्ति कौरव ने अस्वीकृति आदेश और तुच्छ कारणों के आधार पर घोषित परिणाम को रद्द कर दिया था। ठीक है, कि मतलब कुछ इसमें सब कुछ सेटिंग की वजह से ऐसा हुआ था, इसके वजह से ये रद्द कर दिया। ठीक है,
कोर्ट ने पाया कि इलेक्टोरल कॉलेज में 27 सदस्यीय उम्मीदवारों के चयन के तरीके जो वो जो था वो खिलाफ था। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष है वो गोविंद राजन है, गोविंद राज है, इसे याद कर लीजिएगा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में भारत बास्केटबॉल का नियंत्रण और शाही निकाय है, इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 3 मई, ऑप्शन नंबर बी 4 मई, ऑप्शन नंबर सी 5 मई, ऑप्शन नंबर डी 6 मई। तो देखिए नो डाइट डे, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे जो है ये 6 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और 3 मई को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई को मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है। इसमें क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है डाइटिंग के संभावित खतरों और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भी समर्पित है। आहार और शरीर संबंधित जागरूकता से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 1952 में यूके में मनाया गया था और इसकी शुरुआत जो है वो मैरी इवांस यंग ने किया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड की तर्ज पर अयोध्या में रामलैंड बनाने की योजना पर काम कर रही है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राम मंदिर के नाम पे आप आ ही रहा, तो आपको समझ में आ जा रहा होगा कि अयोध्या का नाम आया है तो ये वहाँ पे ही होगा, उत्तर प्रदेश में ही होगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा डिज्नीलैंड के तर्ज पर ही उसके जैसा ही रामलैंड एक पार्क बनाने का कोशिश किया जा रहा है, इसके ऊपर ये काम हो रहा है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के सरकार के डिज्नीलैंड तर्ज पर एक थीम पार्क बनाया जाएगा, रामलैंड विकसित करने का योजना बनाई जा रही है। भगवान राम की कहानी सुनने के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसे किसके लिए? भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए। यह रामायण की कहानी दिखाने के लिए बच्चों और वयस्कों की आकर्षित करेगा। ठीक है, यूपी सरकार अन्य जिलों में अयोध्या की ओर आने वाली सड़कों पर 6 भव्य मेहराब द्वार प्रवेश स्थापित करेगा, इसे याद कर लीजिएगा। जो भी अयोध्या जाने वाला रोड है उस पर एक द्वार स्थापित किया जाएगा जिसमें रामायण से रिलेटेड, देखिए प्रत्येक प्रवेश द्वार का नाम जो है वो रामायण के पात्रों के हिसाब से रखा जाएगा। प्रस्तावित अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जून 2023 में संभावित है, इसका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट भी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही है। अयोध्या विजन 2047 का जो काम है, ठीक है, ये नियोजित तरीका से इसमें 30,000 करोड़ रुपया लगेगा, जो कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर इसका वहन करेंगे। अयोध्या नगर निगम और भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब IIM इंदौर और अयोध्या नगर निगम के द्वारा एक टाई अप हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने के लिए। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और मुख्यमंत्री आप लोग सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बन गए? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी लेब्रॉन जेम्स, ऑप्शन नंबर डी कैरोलिन लवरेंज। तो देखिए फोर्ब्स का रिपोर्ट महत्वपूर्ण होता है, 2023 का रिपोर्ट आया है और इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट जो बने हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए हाल ही में जारी फोर्ब्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ऊपर में है। तो याद रखिएगा ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है, इसे याद कर लीजिएगा। सऊदी अरब के अल नसार के साथ 200 मिलियन यानी कि 219 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के अधिक अनुबंध मतलब एक टाई अप हुआ और साइन करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अधिक कमाई करने वाले बन गए हैं। ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 तक के लिए सऊदी अरब फुटबॉल क्लब में शामिल हुए और उनके वार्षिक खेल वेतन में 75 मिलियन डॉलर का वृद्धि हुआ। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। लियोनेल मेसी 130 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। लियोनेल मेसी कितने नंबर पर है? तो दूसरे स्थान पर है, जबकि क्राइम मिलियन एम्पे जो है 120 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है,
लेब्रॉन जेम्स जो है ये चौथे स्थान पर है, और कैनोलिन जो अंबरा रेज है वो पाँचवें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गोल्फ और फुटबॉल में मिडिल ईस्टर्न की निवेश की वजह से खिलाड़ियों के पहले से कमी, मतलब पहले जो पैसा है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों को सामूहिक रूप से करों और एजेंटों की फीस से पहले 1.11 बिलियन मिले हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और आपको मालूम होगा जितने भी एथलीट हैं, जितने भी प्लेयर हैं, उनको देखिए मार्केटिंग में दुनिया में एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, और इससे भी बहुत भारी भरकम इनका इनकम होता है। एक खिलाड़ी के मुताबिक आंकड़ों में पिछले 12 महीनों में अर्जित उसका पुरस्कार धन राशि, वेतन और बोनस शामिल है। मतलब वो एक साल में कितना कमाता है, उसका पुरस्कार मनी, वो सब सारा चीज़ जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में सिलहट के भोलागंज में भारत और किस देश के बीच एक नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। देखिए बॉर्डर हाट का मतलब ऐसा कि जहाँ पे इस देश का और इस देश का बीच में एक मार्केट बन गया, और यहीं पे दोनों देश के आदमी लोग आके खरीद बिक्री करेंगे। इसे याद कर लीजिएगा, ये बॉर्डर हाट हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बॉर्डर हाट जो है वो म्यांमार सॉरी ये सिलहट के भोलागंज में भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हट बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और बॉर्डर हट का उद्घाटन बांग्लादेश की ओर से इमरान अहमद और भारत की ओर से सहायक उच्चायुक्त नीरज कुमार जायसवाल ने किया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बांग्लादेश के सिलहट और मेघालय की पूर्वी खासी पहाड़ियों के बीच सीमा पर भोलागंज बॉर्डर बनाया गया है। ठीक है, सिलहट संभाग में चौथा बॉर्डर है, और सिलहट संभाग में 3 बॉर्डर और बनाए जाएंगे। इसे याद कर लीजिएगा, ये चौथा बॉर्डर है सिलहट संभाग में, और 3 बॉर्डर बनाए जाएंगे। ठीक है, बॉर्डर हाट बुधवार और शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुलेगा। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 26 भारत के 26 और बांग्लादेश के 24 दुकान होंगे। स्टॉल का मतलब दुकान होगा, और इस बॉर्डर हाट में दोनों देशों की पारंपरिक वस्तुओं का शुल्क मुक्त बेचा जाएगा, मतलब बिना पैसा का आदान प्रदान होगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला बॉर्डर हाट 2011 के मेघालय पश्चिमी गारो हिल्स जो पहाड़ी है उस पर खोला गया था। 2011 में ही पहला बॉर्डर हाट खुला था। इसे याद कर लीजिएगा। बॉर्डर हाट दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत बांग्लादेश को एक अलग स्वतंत्र रूप के देश में सबसे पहला देश था जो मान्यता दिया था। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक जो संबंध है वो 1971 से है, जब हम लोग पाकिस्तान को हराए थे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। 2021-22 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय जो व्यापार है वो 18.2 बिलियन का हुआ है। इसे याद कर लीजिएगा, अमेरिकी डॉलर का, जिसमें से 16.2 बिलियन जो है वो निर्यात है, मतलब एक्सपोर्ट है, और 2 बिलियन का आयात है, मतलब इंपोर्ट है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश और भारत सार्क, बिम्स्टेक, IORA और राष्ट्रमंडल जैसे कई क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य है, आपको सभी मालूम होगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो फ्रेंडशिप डे है वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री की बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है। इसे याद कर लीजिएगा। और बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, तो ढाका है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा मैत्री है, ट्रेन भी चलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ट्रेन है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज है, जैसे बोंगो सागर है, वो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में ही चलता है। इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा मर्यादा चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए ऑपरेशन मर्यादा जो है वो उत्तराखंड राज्य सरकार के पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसमें बताया जा रहा है कि इस मतलब ऑपरेशन के तहत इस ऑपरेशन का उद्देश्य है कि तीर्थ स्थल या पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, इसका यही उद्देश्य है। और इस अभियान के तहत 67 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और 2703 लोगों को जुर्माना लगाया। क्यों? क्योंकि ये लोग वहाँ पे मतलब अय्याशी टाइप का सिगरेट पीते हैं, छीना छिपटी उल्टा सीधा हरकत करता है, जैसे गुंडागर्दी हो गया। ठीक है,
और नशा वाला जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब काम के वजह से इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ये सब सारा जानकारी दिया है। पर्यटन स्थलों को प्रदूषित करने वाले लोगों पर तुरंत जुर्माना लगाया जा रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा पहल है ये। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल से अब तक जितना भी है 2703 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे जुर्माना का रकम जो है वो 7,03,885 रुपये वसूला जा चुका है। गंगा घाटों पर रोजाना होने वाली असामाजिक गतिविधियों पर रोकने के लिए 15 जुलाई 2021 को ही यह ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया था। इसके तहत गंगा घाटों पर 10 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो देवों की भूमि है, देहरादून इसका राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा शिकायतों और परिवारों के समाधान के लिए वार रूम की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। शिकायतों और परिवादों के समाधान के लिए एक वार रूम रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जनता की शिकायतों और परिवादों के त्वरित समाधान के लिए रेल मंत्रालय ने पहली बार दिल्ली मंत्रालय में एक वार रूम की स्थापना की है। 2 मई को शुरू हुए रेल भवन के तीसरे तल्ले पर बने एक रेल वार रूम 24 घंटा काम करेंगे, लेकिन अभी ये सप्ताह में मतलब सप्ताह के दौरान हर दिन 10 बजे तक ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये 24 घंटा के लिए 24x7 सर्विस देगा। वार रूम नवीनतम संचार सुविधाओं से सुसज्जित होगा और इसमें एक बड़ी स्क्रीन है जो कि प्रति 2 मिनट में निगरानी के लिए शिकायत और उसका निवारण अनुपात प्रदर्शित करेगा कि हाँ कितना पेंडिंग है शिकायत और कितना का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। भविष्य में किसी तरह का अप्रिय घटना या दुर्घटना पर नज़र रखने के लिए रेलवे के इस तरह का पहला कदम उठाया है, ठीक है। अगर कुछ भी घटना घटता है तो इससे सारा चीज़ मॉनिटर हो सकेगा। इस वार रूम का मकसद है कि किसी भी बड़ा घटना और दुर्घटना की स्थिति में बोर्ड अध्यक्ष, सभी सदस्य और रेलवे बोर्ड के मंत्री अध्यक्ष और सहित अधिकारी मतलब आवश्यक निर्णय ले सके, ठीक है। पहले 2 दिनों में वार रूम को जनता से 5,000 से अधिक शिकायतें मिली और उनमें से 95% का जो शिकायत है वो सोल्यूशन हो चुका है। इसके लिए एक आरपीएफ अधिकारी नियुक्त किया गया है जो कि शिकायत प्राप्त करने वाला पहला होता है और इसे शीघ्र ही निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को वो भेज देता है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है, चंडीगढ़ में, ठीक है। देखिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। उन्होंने सेंटर फॉर साइबर ऑप्स एंड सिक्योरिटी का आधारशिला भी रखी। हेरिटेज सेंटर में कलाकृतियाँ, सिमुलेटर और इंटरेक्टिव बोर्ड भी होगा, इसे याद कर लीजिएगा। यह भारतीय वायुसेना में संचालन के विभिन्न पहलुओं का प्रकाश डालेगा। यह मानवीय सहायता और आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करती है। यह वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को भी प्रदर्शित करेगा कि हमारा वायुसेना कितना सक्षम है सभी प्रकार का लड़ने के लिए, ये भी इसमें प्रदर्शित होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 8 मई 2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया है? तो PMAM जो है मेला, शिक्षुता मेला जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 8 मई 2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला जो है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जो स्किल जॉब फेयर है ना, इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को इसमें जॉब दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है।
और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2014 को की गई थी। PMNAM का आयोजन देश भर में 200 से अधिक जिलों में हो रहा है। ठीक है, मंत्रालय ने कहा है कि शिक्षुता मेले में भाग लेने के लिए कई स्थानीय व्यवसाय और संगठनों को आमंत्रित किया गया है। वे स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करेंगे। भाग लेने वाले संगठन एक मंच के माध्यम से संभावित प्रशिक्षकों को जोड़ सकेंगे। ठीक है, जितने भी एजेंसी है वो आप इसी मंच पे जुड़ सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, शिक्षुता मेले में कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं पास जो उम्मीदवार है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीदवार के पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या ITI प्रमाण पत्र या डिप्लोमा धारक या स्नातक होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षुता मेले में पूरे देश भर में हर महीने दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। ठीक है, हर महीने का दूसरा सोमवार में ये जॉब फेयर लगता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जॉब फेयर है ना। ठीक है, स्किल इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।